चलो भाई, मैंने क्या कहा, हमने बस सिंपल सी एक बात कही, हमने ऊपर एक जुमला लिखा है, डिवाइड इक्वेशन 2/1। इक्वेशन 2 ये थी, इक्वेशन 1 वो थी। इक्वेशन 2 को ऊपर आना है, इक्वेशन 1 को नीचे आना है। तो इक्वेशन 2 की ये लेफ्ट साइड पे क्या पड़ रहा है, mv² लिख दिया। इक्वेशन 1 की उस साइड पे क्या पड़ रहा है, mv² लिख दिया। अभी आओ यहाँ पे राइट साइड पे, इक्वेशन 2 में क्या पड़ रहा है, n²h²/4π² लिख लिया। अब इसमें डिवाइड बना के नीचे लिखना था, डिवाइड बना के नीचे लिखते और यहाँ की चीज लिखते, लेकिन मसला है डिवाइड में डिवाइड अच्छा नहीं लगेगा। डिवाइड में डिवाइड फिर में डिवाइड अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता, आदाब नहीं है ये। तो हम नीचे से उठा कर ले गए ऊपर, और जब नीचे से ऊपर ले जाते हैं किसी चीज को, इसका और उस टर्म का, इस टर्म का, और नीचे लिखा हुआ z² इन दोनों का आपस में जो ताल्लुक था वो डिवीजन था। आपस में जो ताल्लुक था वो क्या था, डिवीजन था। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर उठाकर लाया तो इनका ताल्लुक बदल गया, मल्टीप्लीकेशन में आ गया। और जब ताल्लुक बदला तो ताल्लुक को बदलने के लिए हमने इनको उल्टा करके शो करा दिया। वरना अगर कोई शख्स ये कह रहे कि नहीं सर सीधा सीधा ऊपर लेके चले, जैसा था वैसे ही ऊपर ले चले, आप कहते हैं कि नहीं सर हम नहीं मानते ये उल्टा पुल्टा करना, हम इसको डायरेक्ट ऐसे लेके चले, तो कोई मसला नहीं है। हम इसको ZE² ले जा सकते हैं, लेकिन अब बीच में डिवाइड का साइन आएगा, मल्टीप्लाई नहीं आ सकता। फिर आपसे सवाल संभलेगा नहीं, सवाल जरा बिखर जाएगा, सवाल संभलेगा नहीं। तो इसलिए हम करते क्या है, हम इसको उल्टा कर देते हैं ताकि हमारे लिए आसानियां हो। तो याद रखो, हमेशा कोशिश करो आसानियां पैदा करने की, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, ताकि जब आप आसानियां पैदा अपने लिए दूसरों के लिए करेंगे तो अल्लाह में आपके लिए भी करते हैं। खैर, अब सिस्टम ये है कि भाई जो कुछ कट सकता है काट दो। क्या क्या कट रहा है कोई बताएगा मुझे? सर m कट रहा है। सर m v नीचे वाला m पूरा कट रहा है। ऊपर से स्क्वायर कट गया, v² पूरा कट जाएगा ऊपर नीचे। बस और कुछ कट रहा है, बस बाकी कुछ नहीं कट रहा। ऐसे ही सर इस साइड पे ये कट रहा है। क्या कट रहा है इस साइड पे? सर आर भी तो इस साइड पे यही कट रहा है बस। अच्छा इस साइड, तो और क्या कट रहा है? कोई कुछ तो कह रहा था अभी। सर आर कट रहा है, अब कट रहा है नहीं कट रहा है? सिमरन तुम बताओ, बाकी कोई नहीं कट रहा है सर। कैसे सर दूसरी साइड से कटेगा। ये तो आर यहाँ पे भी दोनों सामने सामने है, सेम प्लेसमेंट पे है, तो आर कट जाएगा? मेरे ख्याल में तो नहीं कटना चाहिए, कट जाएगा सिमरन आर? नहीं सिमरन आर कट जाएगा। अभी तो मैंने इतनी लंबी तमीज आपको मानकर सुनाई थी कि सेम जगहों पर होते हैं, जब बीच में इक्वल्स टू हो तो इक्वल्स टू की दोनों तरफ जब आप चेक करें तो सेम प्लेसमेंट वाली चीजें कटती हैं। तो भैया यहाँ पे आर कटेगा नहीं कटेगा बता दो। होगा तो फिर कटेगा। क्या बोला सिमरन? मैंने सुना नहीं, मेरा बेटा मान। सर अगर नीचे लिखा हुआ होगा आर तो फिर कटेगा ना? नहीं, अगर एक ही साइड पे इक्वल्स टू की दो साइड्स है, इक्वल्स टू की दो साइड्स है, अगर एक ही साइड की बात करूंगा तो अब ऊपर नीचे कटेगा। अगर अलग अलग साइड्स की बात करूंगा तो अपोजिट साइड्स, मतलब अपोजिट पोजीशंस पे नहीं कटेगा, सेम पोजीशंस पे ऑन द डिफरेंट साइड्स कटेगा। सेम पोजीशन। क्रॉस में भी तो कैंसिल हो जाता है। नहीं, क्रॉस में कब होता है कैंसिल, मैं तुम्हें बताऊं क्रॉस में कब होता है कैंसिल। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 लिखा होता है, ये कैंसिल होता है। मल्टीप्लाई है बीच में, जो क्रॉस आप कैंसिलेशन कह रहे हैं ना, वो ये होता है। बात समझ में आ गई? यस सर। सबको आ गई? जी सर। सिमरन तुम्हें भी आ गई? जी सर। यस सर। चलो, अभी आर कट जाएगा भाई, सिमरन आर कटेगा या नहीं बताओ? कटेगा। कट जाएगा, चलो अच्छी बात है। ये आर को हमने यहाँ से, क्योंकि एक वैल्यू थी पूरा कट गया, यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर कट गया। अभी क्या क्या बचता है, क्या क्या बच रहा है, आओ लिख लेते हैं। बचा यहाँ पे m, बहुत एहतियात के साथ लिख रहे हैं, जो बकाया जात जो रेजिड्यू है हमारे पास। बचा r, यहाँ बचा n, h²। अब हम एक ही कर लेता हूँ, मैं मिला लेता हूँ ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही तो है। सर n² है ना? सॉरी n², 4π² ZE², ऐसी है। ये सब कुछ बच गया, गलती तो नहीं की है मैंने कहीं? मुझे बताओ, हम ये डेरिवेशन सॉल्व कर रहे थे फॉर फाइंडिंग व्हाट, क्या मालूम करने के लिए?
रेडियस कैलकुलेट तो करने के लिए। रेडियस मालूम करना है, आर को अकेला कर दूं? यस सर। आर को अकेला Yes, sir. करने के लिए एम को दूसरी जानिब भेजना पड़ेगा। आर को अकेला करने के लिए एम को दूसरी जानिब भेजना पड़ेगा। तो बचा क्या? आर इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन आर। या मल्टीप्लाई में था, वहां जाके क्या होगा? सर एफ जाएगा ना? एफ? कौन सा एफ? सर एम जाएगा ना? एम एम आप आर बोल रहे डिवाइड हो। में चला जाएगा। एम बोल, एम जाएगा भाई। तो ये यहाँ पे आके 4 पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर, और क्या पहुंचेगा यहाँ? एम एम वहां जाके क्या होगा? एफ Divide. डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो गया एम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेडियस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सर खत्म हो गया। बस खत्म डेरिवेशन। रेडियस का फॉर्मूला निकालना था, निकाल लिए। सर मुझे एर और एच की मतलब बता दे, ये क्या है? मैं बिल्कुल आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास आर जो है, मैं सारे वेरिएबल्स को समझा रहा हूँ। आर जो है वो रेडियस होगा ऑर्बिट का। एन एन जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा। एन क्या होगा? नंबर, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट। एच की वैल्यू फिक्स्ड है, 6.625 होती है, फिक्स्ड वैल्यू है इसकी ना। प्लैंक्स कांस्टेंट है बेसिकली, ये प्लैंक्स कांस्टेंट। फिर आएगा ये 4 नंबर है, पाई 3.142 होती है। Z क्या है? Z एटॉमिक नंबर होगा। जो भी एलिमेंट हम इस्तेमाल करेंगे ना, जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम की बात करेंगे कि भाई हाइड्रोजन है, कार्बन है, बेरिलियम है, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है, जैसे हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 6 है, बेरिलियम का 4 है, वो एटॉमिक नंबर यहाँ पुट करेंगे। ये वेरिएबल है। n की वैल्यू वेरिएबल है, h फिक्स्ड है, 4 नंबर है, फिक्स्ड है, पाई फिक्स्ड है, z वेरिएबल है, यानी कि चेंज हो सकता है एलिमेंट के हिसाब से। e की वैल्यू यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसकी वैल्यू ये फिक्स्ड है। m m मास है। मास किस चीज का मास है? कोई मुझे ये बता दे, मास किस चीज का मास यहाँ पे जिक्र एटम। नहीं, इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जिक्र किया जा रहा है, तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी फिक्स्ड है। तो यानी कि आपकी पूरी डेरिवेशन में जो चीजें वेरिएबल है, वेरिएंस ला सकती हैं, वो एक ये z है और एक ये n है। सर प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट बेसिकली प्लैंक्स आपकी थ्योरी थी, क्वांटम थ्योरी, उसके अंदर उन्होंने दिया था। मैं इनकी वैल्यूज लिखवा रहा हूँ, यहाँ तक सब आपने लिख लिया पहले? यस सर। Yes, sir. अब यहाँ तक लिखने के बाद आपने करना क्या है, ये चीज समझ लेनी है कि n नंबर ऑफ ऑर्बिट बदल सकता है, और z एलिमेंट के हिसाब से, जिस एलिमेंट का एटम हम इस्तेमाल कर रहे होंगे उस एलिमेंट के एटम के हिसाब से हम जो है वो z को वेरिएबल करते रहेंगे, बदलते रहेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यूज, यहाँ पे जो चीजें हैं जो कांस्टेंट है, जैसे कि h की 2 वैल्यूज होती है हमारे पास, सही। हमारे पास पाई की 1 वैल्यू होती है, हमारे पास e की 2 वैल्यूज है हमारे पास, और हमारे पास m की 2 वैल्यूज है। इन सब की वैल्यूज को लिख लेते हैं एक बार। हमारे पास जो h है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2 अलग अलग यूनिट्स में हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम इसका एक यूनिट में आंसर लिखेंगे, दैट 6.625 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -27 ERG, अर्ग इनटू सेकंड्स, अर्ग इनटू सेकंड्स। ये फिक्स वैल्यू है इसकी, 6.625 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -27 अर्ग इनटू सेकंड्स, ये फिक्स वैल्यू है। ये एक यूनिट में है, अर्ग में, और एक डिफरेंट यूनिट में। डिफरेंट यूनिट कौन सा है भाई? वो डिफरेंट यूनिट होगा जूल्स। तो जूल्स में इसकी वैल्यू क्या है, मैं एक कन्वर्जन समझाऊं। अर्ग जो होता है वो बराबर होता है 10 की पावर -7 जूल्स के। अर्ग बराबर किसके होता है? अगर किसी भी चीज की में यूनिट में अर्ग लिखा हुआ हो ना, और आपको कहा जाए जूल्स में ले आओ, तो आप अर्ग को कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 उसमें ऐड करा दो, 10 की पावर -7 ऐड करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझते हैं या नहीं? 6
0.625 जी मल्टीप्लाई बाय सर 10 की पावर 27 थी माइनस की 28, 29, 30, 31, 32, 33 और 34 मैंने 4 ऐड करा दिए 7 ऐड करा दिए 34 तो 10 की पावर -34 जूल्स इनटू सर सेकंड हो माइनस जाएगा। प्लस माइनस नहीं हो जाएगा? हाँ बेटा माइनस माइनस प्लस ही तो किया है मैंने माइनस माइनस Yes. प्लस ही तो किया है माइनस का 7 माइनस का 27 ऐड करा दिया दोनों को साइन बड़े नंबर का आएगा साइन है आपके पास माइनस के 27 का। बात समझ में आई या नहीं या करके दिखाऊं? यस आ सर। गई सर। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.142। कहानियां खत्म हो गई। पाई तो बिल्कुल गरीबों की तरह बचपन से फिक्स है हम उसी पे काम करते चले जा रहे हैं। आते हैं इलेक्ट्रॉन के हम चार्ज पर। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें दिया गया है 4.802 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 और इसका यूनिट है ESU। ESU यूनिट है इसका। ESU में हम बात करेंगे 4.802 जो कि बहुत ही रेयर है जिसको हम यूज करते ही बहुत कम है। हम इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसे हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं कूलम्स में। तो 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम्स ये है डिफरेंस दोनों में 10 की पावर -19 बीच में हम लगा देते हैं और बात यहां तक समझ में आई? दो अलग अलग यूनिट्स में लिखवा रहा हूं मैं वैल्यूज आपको। सर इसका भी कन्वर्जन बता दे कैसे किया आपने? इसका कन्वर्जन हमारे पास जो है वो कैलकुलेशन से करना पड़ता है इसकी वैल्यूज के अंदर। ये नॉर्मल वाला ये तो बड़ा आसान कन्वर्जन था याद रख लेने वाली चीज थी। ये तो वैल्यूज जितनी भी लिखवा रहा हूँ ना ये सब आपने याद रखनी है। कन्वर्जन नहीं पूछेगा कोई कभी भी आपने फिक्स ओके वैल्यूज सर। है इनको याद रखना है। ये वैल्यूज याद रखनी है। जैसे 6.02 मल्टीप्लाई 10 ओके सर। 23 याद किया है ना बचपन से ये भी याद रखनी है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब ये जो m है ये मास है। मास किसका है मेरा बेटा? इलेक्ट्रॉन। तो Me लिख लो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझते हैं? अब ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम लिखने जा रहे हैं सबसे पहले लिखेंगे हम ग्राम्स में। तो 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर हमारे पास है -28 ग्राम्स। ये ग्राम्स में है। अगर इसे किलोग्राम्स में ले जाऊं तो 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 किलोग्राम्स। यहां तक बात समझ में आ गई? जी सर। मुझे एक चीज का Yes, जवाब sir. चाहिए। मुझे एक चीज का जवाब चाहिए। सर वो चीज ये है कि ये जो हमने पूरी डेरिवेशन की ये किसने दी थी? किसने दी थी? नील बोर। नील बोहर ने दी थी। और नील बोहर ने जो रेडियस की कैलकुलेशन बताई थी कौन से एलिमेंट के ऊपर इस पूरे रिएक्शन को किया था? पूरी एक्सप्लेनेशन जो है वो कौन से हाइड्रोजन। एलिमेंट पे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पे किया था। तो ये बात बस याद रखनी है कल की क्लास तक आपको कि ये पूरी जो सानेहा हुआ है इतना लंबा ये पूरा सानेहा हमारे पास बेसिकली किया गया है हाइड्रोजन के ऊपर। दूसरे एलिमेंट्स पे नहीं किया गया था। ये पूरा सानेहा हमारे पास किया गया था हाइड्रोजन के ऊपर। बात समझते हैं आप मेरी? यस सर। यहाँ से हम लोग इंशाल्लाह यस सर। कल की क्लास में बात करेंगे। कोई सवाल है तो पूछ लो मुझसे फौरन। कोई सवाल? कोई सवाल नो नहीं है? सर। चलिए इंशाल्लाह नो आपसे हम सर। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।